हाय फ्रेंड्स, सिलेबस चैनल में आपका स्वागत है। KDRC की एग्ज़ाम डेट लेट हुई है, हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट के मेगा टेस्ट कवर कर सकेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट डेट हुई है 17/12/2023। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशंस इन वुमेन विच गिव देम अ फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना। वुमेन को क्या लग रहा है कि वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है। इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? डिस्क प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स, कोड प्रोलेप्स और यूट्राइन प्रोलेप्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? यूट्राइन प्रोलेप्स। ठीक है, कि वजाइना थ्रू फीमेल को ऐसा फील हुआ है कि कुछ बाहर आ रहा है या डिसेंड हो रहा है। ये क्यों होता है? ये डिलीवरी के टाइम पर या पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये देखने को हमें मिलता है। अब कोड प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है? ये कोड प्रोलेप्स के प्रेजेंटिंग पार्ट हम जब वजाइनल एग्जामिनेशंस करते हैं या पीवी करते हैं तब हमें प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पे हमें क्या देखने को मिलेगा? अम्बिलिकल कोड फेल्ट होगी, हमें महसूस होगी भाई अम्बिलिकल कोड है। और ये को उसका कॉम्प्लिकेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कोड प्रोलेप्स का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को हमें मिलता है? एक कोड कॉम्प्रेशंस देखने को हमें मिलता है, कोड कॉम्प्रेशंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से बच्चे में फिटल हाइपोक्सिया की कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है। और थर्ड है रेक्टल प्रोलेप्स। रेक्टल प्रोलेप्स में क्या होता है कि जो रेक्टम का पार्ट्स होता है एनस थ्रू टेलीस्कोपिंग की तरह जो अटैच होता है वो बाहर आता हुआ दिखता है। ऐसा फील पेशेंट्स को होता है। ये क्यों होता है? मल्टीपल बर्थ हुआ हो, वजाइनल डिलीवरी हुई हो, इसीलिए ये देखने को मिलता है। डिस्क प्रोलेप्स में क्या होता है? डिस्क प्रोलेप्स में ये ऐसी कंडीशंस है कि जो हमारे स्पाइनल बोन होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है वो रप्चर होने की वजह से सॉफ्ट मटेरियल होता है वो बाहर आता हुआ दिखता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ करंट जेली टूल्स इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ। इसमें करंट जेली लाइक टूल देखने को मिलता है। हर्सपुंग डिजीज़, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला और इनटू ससेप्शंस। तो हमारा सही आंसर होगा हर्सपुंग डिजीज़ में करंट जेली लाइक स्टूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और उसके अलावा हर्सपुंग डिजीज़ में क्या क्या हो सकता है? बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, इनफ्रीक्वेंट बोइल मूवमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ फेलियर देखने को मिलता है, फीवर और वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो पाइलोरिस का पार्ट्स होता है वो नैरो हो जाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एंटर होता है तो वो पार्ट्स ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। ये कैसे क्यों देखने को मिलता है कि जो पाइलोरस मसल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। थिक होने की वजह से जो हम फूड लेते हैं वो आगे जा नहीं सकता है। इसकी वजह से भी क्या क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन, वेट लॉस और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। और ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है? ये कॉन्जिनेटल कम्युनिकेशन से, एक्वायर्ड कम्युनिकेशन से किसके बीच? ट्रेकिया और इसोफेगस बीच। ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच कॉन्जिनेटल एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। और उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे? फ्रथी और बबल इन माउथ, वाइट बबल इन माउथ में देखने को मिलेंगे। कफिंग, चॉकिंग विथ फीडिंग, ये पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चॉकिंग विथ फीडिंग किस में देखने को मिलता है? तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में देखने को हमें मिलता है। उसके अलावा साइनोसिस भी याद रखना है। 3C उसमें देखने को मिलते हैं। 3C याद कर लेना, कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस, 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थैलेसीमिया? थैलेसीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन्स, डिलेंटिन और डेफारोक्सामाइन। ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डेफारोक्सामाइन। क्योंकि थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है? जो हमारा HB हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल प्रोडक्शंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे RBC का एक्सेसिव डिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या कंडीशंस होती है? एनीमिया की कंडीशंस डेवलप होती है। ठीक है। अब देखो विनक्रिस्टिन जो होता है उस किसके लिए यूज़ की जाता है? ये पूछा हुआ सवाल है। कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसमें? कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और डिलेंटिन किस में यूज़ करते हैं? ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, लिख लेना सब। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 20 to 30 mmHg, 30 to 40 mmHg, 5 to 15 mmHg और 0 to 10 mmHg, ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो 5 to 15 mmHg इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा होता है, ठीक है। अब उसमें तो और दूसरा तो कोई सवाल होता नहीं, आएगा तो हम नेक्स्ट मेगा टेस्ट में कवर करेंगे उसका। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ बिलियरी कॉलिक? बिलियरी कॉलिक में क्या फीचर देखने को हमें मिलेंगे? मिड एपिगेस्ट्रिक पेन दैट रेडिएट टू द बैक, मिड गैस्ट्रिक पेन होगा, उसके साथ बैक में रेडिएट देखने को मिलेगा। अपर राइट एब्डोमिनल पेन, अपर राइट एब्डोमिनल पेन के साथ क्या होगा? वो बैक एंड शोल्डर में रेडिएट होगा। लोकलाइज लोअर राइट एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। लोकलाइज पेन इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन देखने को मिलेगा। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बिलियरी में एब्डोमिनल पेन अपर राइट की तरफ होगा और उसके साथ साथ वो बैक एंड शोल्डर में क्या होगा? रेडिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। PEP इन वेंटिलेटर इज गिवन टू, एक क्यों देते हैं? पेप का पूरा नाम क्या है पूछा हुआ है, तो पॉजिटिव लिख लेना, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स, ठीक है। वो क्यों देते हैं हम? प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई, प्रिवेंट वेंटिलेटर फाइटिंग, प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, अवॉइड ओवर वेंटिलेशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम ये पीप देते हैं, ठीक है। उसमें ये क्या पीप क्या क्या काम करता है? देखो ये एल्वेओलाई को हमारी पैटर्न रखता है, लिख लेना, ठीक है। और एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और एल्वेओलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट भी करता है, ठीक है, और अल्टर होने से भी बचाता है। चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन टेकिंग केयर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन टेकिंग केयर ऑफ? पेशेंट के केयर किसमें ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है? पेशेंट विद प्लेटलेट काउंट 23,000, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर एंटीकोगुलेंट, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजुरी, इंक्रीज द पेशेंट्स टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। क्या देखने को मिलेगा हमें? पेशेंट में एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो पेशेंट की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो उसमें से हमें एब्डोमेन क्या दिखता है? तो प्लेटलेट काउंट, ठीक है, ये होगा तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल प्लेटलेट कितने होते हैं? लिख लो, 1.5 लाख से 4 लाख mm3, ठीक है, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, इतने हमारे नॉर्मल होते हैं। यदि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा? अनकंट्रोल ब्लीडिंग का रिस्क पेशेंट्स में रहता है, ठीक है। इसीलिए पेशेंट को हमें इंजरी से भी बचाना पड़ता है बाद में। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का कोज कौन सा है? इंजेक्शन ऑफ इथेनिल ग्लाइकोल, हाइपरआल्डोस्टेरोन्स, डायरिया और ट्रीटमेंट विथ एसिटाइलोजुलामाइड। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने का कारण है हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म्स, ठीक है। और उसके अलावा उसमें क्या होता है? हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म में कि हमारा जो अल्डोस्टेरोन लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज रिव्यूइंग 45-year-old पेशेंट्स रिकॉर्ड हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद द क्रोनिक रीनल डिजीज। पेशेंट किसका है? CRF का है, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन को समझना है, लेबोरेटरी रिजल्ट हमें देखना है। नर्स क्या एक्सेप्ट करेगी, नोट करेगी? उसमें डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट, एलिवेटेड क्रिएटिन लेवल, इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द यूरिन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। तो हमें CRF का पेशेंट्स है तो उसमें क्या हम वैल्यू को एक्सपेक्ट करेंगे? तो उसमें हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा हमें क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये याद रखना, यदि पूछेगा रीनल फंक्शंस के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, तो क्या है? क्रिएटिन लेवल बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। रीनल फंक्शन टेस्ट में 50% से ज़्यादा क्रिएटिन बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन वो एसोसिएटेड नहीं, वो एनीमिया से एसोसिएटेड है सारे ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन याद रखना, एक इम्पोर्टेंट था। अ पेशेंट विद पर्नीशियस एनीमिया रिसीविंग B12 इंजेक्शंस, क्या ले रहा है? पर्नीशियस एनीमिया का पेशेंट से B12 ले रहा है। पेशेंट आस्क टू नर्स हाउ लॉन्ग विल, पेशेंट्स क्या पूछ रहा है नर्स को? कितने समय तक मुझे थेरेपी लेनी है? तो नर्स क्या जवाब देगी? क्वेश्चन को समझना है हमें।
टिल ब्लड लेवल B12 के जब तक B12 लेवल नॉर्मल ना हो जाए तब तक लेना है। टिल योर हीमोग्लोबिन इम्प्रूव, हीमोग्लोबिन लेवल ना हो जाए तब लेना है। लाइफ लॉन्ग लेना है और फॉर 1 मंथ लेना है। पेशेंट परनीशियस एनीमिया का है तो हमारा आंसर क्या होगा, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ये इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, पेशेंट को ये हमें समझाना है। ठीक है, विटामिन B12 के इंजेक्शंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे इंट्रिस्टिक फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, B12 का एब्सॉर्प्शन, ये पूछा हुआ सवाल है, B12 का एब्सॉर्प्शन कौन करता है, तो इंट्रिस्टिक फैक्टर, लिख लेना, इंट्रिस्टिक फैक्टर करते हैं और वो होते नहीं है, इसीलिए हमें उसकी कमी होती है, इसके लिए हमें परनीशियस एनीमिया में लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन, द नर्स कंप्लीट पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, PICC का नाम भी पूछा जा सकता है। ये सारी लाइन डाली हुई है और ड्रेसिंग चेंज करना है हमें, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अप्रोप्रिएट PPE सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है, रिमूव द ग्लव्स एंड द मास्क, रिमूव द गाउन एंड द ग्लव्स, रिमूव द मास्क एंड देन ग्लव्स, रिमूव द गूगल्स एंड द मास्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले हम ग्लव्स को रिमूव करेंगे, फिर बाद में मास्क। ग्लव्स क्यों होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, इसीलिए हमें ये करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में डोनिंग एंड डोपिंग दोनों आता है, वो दोनों की सीक्वेंस तैयार कर लेना, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ट्रोपोनिन T इज मार्कर ऑफ रिनल डिजीज, मस्कुलर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ट्रोपोनिन लेवल इसके लिए करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के लिए हम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि यदि अर्ली डायग्नोसिस हमें करना है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का, तो हम ट्रोपोनिन T लेवल करवाते हैं। ठीक है, और जो क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट होता है वो सेंसिटिव टेस्ट होता है। ठीक है, वो इस्चीमिया के लिए भी कराते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, अ 42-year-old फीमेल हैज जस्ट बीन एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग थायरॉइडोक्टोमी। क्या है, थायरॉइडोक्टोमी के लिए 42 ईयर की फीमेल एडमिट हुई है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी असेसमेंट में, लेवल ऑफ होर्सनेस, एडिमा एट द सर्जिकल साइट, हाइपोग्लाइसीमिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। थायरॉइडोक्टोमी का पेशेंट में हम क्या असेस करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए हम फर्स्ट असेस करेंगे। और थायरॉइडोक्टोमी का मतलब क्या होता है, कि थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करना, क्या करना, रिमूव करना। कहाँ से करेंगे, वो कहाँ होती है, हमारे नेक के एंटीरियर पार्ट में, इधर नेक के एंटीरियर पार्ट में थायरॉइड ग्लैंड होती है, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, एयरवे हमें मेंटेन करना होता है। और कोई सर्जिकल साइड पे स्वेलिंग हो, स्वेलिंग को भी हमें, स्वेलिंग क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशंस कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगला क्वेश्चन, अ पेशेंट इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अनरिस्पॉन्सिव स्टेट। पेशेंट कैसा आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या हुआ है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम है, ये हमारा क्वेश्चन का की पॉइंट है। तो नर्स वुड इमीडिएटली प्रॉपर इनिशिएट विच एंटिसिपेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइड, क्या करेंगी नर्स, क्या करेंगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसमें क्या प्रिस्क्रिप्शंस देंगे। ठीक है, ऐसा पेशेंट है और अनकॉन्शियस है, तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन, एंडोटेकल इंट्यूबेशंस, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और 100 यूनिट ऑफ NPH सॉल्यूशन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, कि हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में हमें नॉर्मल सलाइन देना है, इन्फ्यूजन क्या करना है, नॉर्मल सलाइन हम देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, तो इस पेशेंट्स में हमें रिहाइड्रेट करना जरूरी है। और जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर करने की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, और जो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम कब करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए, ये लिख लेना, एसिडोसिस की कंडीशंस हो तो उसको करेक्ट करना हो तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर heparin sodium to patient diagnosed with atrial fibrillations with embolizations. The nurse should ensure that which of the following is available if the client develops significant bleeding problems. क्या हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन है और उसके साथ एम्बोलाइजेशन है, तो हमें क्या, क्लाइंट के जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या हमें तैयार रखना पड़ेगा। तो हिपेरिन चल रहा है, याद रखना, हिपेरिन का एंटीडोट हमें प्रिपेयर रखना पड़ेगा, इतना हमें माइंड में आ जाना चाहिए। तो क्या है एंटीडोट में, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा,
फिटोनिडोन, प्रोटामाइन सल्फेट और रिटाप्लेस। तो एंटीडोट क्या उसका, तो प्रोटामाइन सल्फेट हम रखेंगे। हिपेरिन चल रहा है तो पेशेंट का ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने की शक्यता है, तो हम क्या रखेंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, हिपेरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स है। ठीक है, वो एट्रियल फिब्रिलेशंस के और इम्यूलाइजेशन के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सके तो हमें प्रोटामाइन सल्फेट रखना चाहिए, है ना। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम क्या कब देंगे, ये लिख लेना, जब पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ वारफारिन थेरापी चल रही हो। कब वारफारिन थेरापी चल रही हो तब हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। याद रखना, इसमें गलती कर जाओगे आप। ठीक है, ये एक मिनट, ये क्या है, जो फिटोनिडोन है ये वारफारिन का एंटीडोट है। क्या है, वारफारिन का एंटीडोट है। मैं सब रेशनल भी इसलिए क्लियर कराता हूँ कि इसमें हमारा सारे साइनोसिप्स या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द नर्स टीचेस फूड केयर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स टीच द पेशेंट। पेशेंट किसका है, वाला ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का है, फूड केयर करनी है तो क्या नर्स टीचिंग देगी। वी आर ओपन टू फ्लेट शो, टेक द डायबिटीज मेडिकेशन एंड प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यूज ओवर द काउंटर रेमिडीज फॉर कोजिज, वॉश फीट डेली विथ माइल्ड स्वॉप। तो पेशेंट को हमें क्या देना है, तो जो इंजरी हुई या श्योर हुई तो वो हीलिंग नहीं होता डायबिटीज़ 2 में, तो वॉश फीट डेली विथ माइल्ड स्वॉप से पेशेंट्स को हमें वॉश करने के लिए हम कहेंगे, क्योंकि हमें जो फीट होते हैं फीट को हेल्दी रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द नर्स इज डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर ऑफ फीमेल क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा, विच एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान। क्वेश्चन किसका है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, फीमेल क्लाइंट है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग मील के दौरान प्राइवेसी देंगे। सेटअप स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान को स्ट्रिक्ट करेंगे। एनकरेज द क्लाइंट एक्सरसाइज, रिड्यूस एंग्जाइटी के लिए एक्सरसाइज कराएंगे। स्टिक विजिट द फैमिली, तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, पेशेंट कुछ खा नहीं रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारी चॉइस रहेगी उसमें स्ट्रिक्ट ईटिंग प्लान फॉर द क्लाइंट हमारा आंसर रहेगा। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसको ये क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर है। क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर, लिख लिया ना, मैं लिखवाता हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि पेशेंट्स का लो बॉडी वेट होता है और पेशेंट को फियर रहता है कि मेरा वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए वो ज़्यादा वेट पे कॉन्सेंट्रेशन करता है। तो पेशेंट को स्ट्रिक्टली हमें मॉनिटर करना है और ईटिंग प्लान बनाना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन। इन्फेरेटिव इज गिल्ट शो इन द एज ऑफ। इन्फेरेटिव और गिल्ट, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें देखने को मिलता है 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर, 6 to 12 ईयर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इन्फेरेटिव गिल्ट किस में देखने को मिलता है, 3 to 6 ईयर में देखने को मिलता है। चलो मैं लिखवा लेता हूँ आपको। इन्फेंसी में जो इन्फेंसी में मीन्स 0 से 18 मंथ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रस्ट विस मिसट्रस्ट, लिख लेना। ठीक है, टोडलर में क्या देखने को मिलता है, ऑटोनोमी विस सेम, क्या ऑटोनोमी विस सेम देखने को मिलता है। और 3 to 6 ईयर में क्या देखने को मिलता है, इनिशिएटिव और गिल्ट देखने को मिलता है। 6 to 12 ईयर्स में इंडस्ट्री और इन्फेरिटी देखने को मिलता है। 12 to 18 ईयर में आइडेंटिफिकेशन रोल कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। रोल आइडेंटिफिकेशन किस में देखने को मिलता है, तो एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। बट 18 to 35 किस में देखने को मिलता है, इंटीमेसी और आइसोलेशन। 35 to 65 में जनरेटिविटी विद स्टैग्नेशन। और लेट एडल्टहुड में क्या देखने को मिलता है, ईगो इंटीग्रिटी विद डिस्पेयर देखने को मिलता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये 8 स्टेज है, कितने हैं, 8 स्टेज। ऐसा भी पूछा जाता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 8 स्टेज है, वो किसने दिए थे, एरिक्सन ने दिए थे, एरिक्सन ने दिए थे। ठीक है, ये लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 39 year old mother with obsessive compulsive disorder has become immobilized by elaborate with hand washing and walking rituals। पेशेंट क्या कर रहा है, ओबेसिव ओसीडी का पेशेंट है, वो बार बार क्या कर रहा है, हैंड वॉशिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। ठीक है, तो नर्स रिकॉग्नाइज दैट बेसिस ऑफ ओबेसिव डिसऑर्डर
क्या करेंगे, प्रॉब्लम विद बिंग टू कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम विद एंगर एंड रिमोर्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड इनएडिक्वेंसी, फीलिंग ऑफ अनवर्थीस एंड होपलेसनेस। पेशेंट ऐसा क्यों बार बार करता है, पेशेंट में ऐसा क्या होगा तो पेशेंट ऐसा करने लगेगा, तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट गिल्टी फील करेगा, ठीक है। इनएडिक्वेंसी और गिल्टी फील करने की वजह से पेशेंट ये कंडीशंस बार बार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल क्लाइंट हु लाइव अलोन टेल द नर्स एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक पेशेंट्स आया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है पेशेंट नर्स को, आई रियली डोंट नीड एनी वन टॉक टू, मेरे को किसी से बात करनी नहीं है, द टीवी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, टीवी माई बेस्ट फ्रेंड। तो नर्स ने को कहा द क्लाइंट यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म, कौन सा यूज़ कर रहा है क्लाइंट, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशंस, प्रोजेक्शंस और डेनियल। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, पेशेंट्स क्या कर रहा है, कंडीशंस को नकार रहा है ना, तो उसमें राइट आंसर होगा डेनियल, हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अपियर फर्स्ट इन अल्कोहल विड्रॉल में क्या फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा, डेलीरियम, स्लीप डिस्टर्बेंस, विजुअल एल्यूसिनेशंस और ट्रेमर्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, अल्कोहल विड्रॉल में फर्स्ट देखने को मिलेगा ट्रेमर, क्या देखने को मिलेगा, ट्रेमर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ पेशेंट इज़ म्यूट इमोबिलाइज बट कॉन्शियस, पेशेंट कैसा है, चुपचाप खड़ा है, इमोबाइल है लेकिन कॉन्शियस है, तो ही अगर एनवायरनमेंट में अनरिस्पॉन्सिव, कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोमा, स्टूपर, सुपर और ट्विलाइट स्टेट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, उसको हम कहेंगे स्टूपर, ठीक है। याद रखना है पेशेंट्स में, देखो स्टूपर में क्या होता है, कॉन्शियस होता है लेकिन म्यूट एंड इमोबाइल होता है, ये कंडीशंस होती है, ठीक है। कोमा में क्या होता है, कोमा की कंडीशंस में याद रखना पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और अवेक नहीं हो सकता है, ठीक है, अवेक नहीं हो सकता है। और जो सुपर हो आपके लिए नया वर्ड है, उसमें क्या होता है, पेशेंट ड्राउजी होता है, लिख लेना ड्राउजी, और एबनॉर्मल डीप स्लीप उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग थियरी डिस्क्राइब द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वाली थियरी किसने दी थी, लेनिंजियर, डोरेदा ओरेम, एगार्ड पेप्लू और बेटी न्यूमन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, एगार्ड पेप्लू ने ये थियरी दी थी, ठीक है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या आएगा, जो नर्स में हम देखें तो वैल्यू, कल्चर, रेस, बिलीव, पास्ट एक्सपीरियंस, ये आएगा। और पेशेंट्स में भी वैल्यू, कल्चर, बिलीव, पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन, ये IPR मेंटेन में आएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ओरम्स ने क्या दिया था, सेल्फ केयर डेफिसिट थियरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो भी लिख लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अ पेशेंट इज टू रिसीव अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थ्रू नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब, नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम दे रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शंस क्या रहेगी एब्सॉर्प्शन के लिए, थ्रू द शेक द मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रेट, मेडिसिन को हम शेकिंग करेंगे, पिलाएंगे। पोजीशन पेशेंट इज द सुपाइन पोजीशन 30 मिनट टू 1 आवर सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। ओल्ड फीडिंग एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, के हम फीडिंग करने के बाद 30 मिनट तक एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करेंगे। फ्लश 10 to 50 ml ऑफ वाटर आफ्टर मेडिकेशन, तो फ्लश करेंगे 10 to 15 मिनट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हम फीडिंग देने के बाद 30 मिनट तक फीडिंग को होल्ड करेंगे, तो ईजिली इफेक्टिव अब्सॉर्प्शन देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। ये भी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। विच प्रिपरेशन मस्ट बी शेकन प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पहले बराबर हिलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशंस, सॉल्यूशन, स्पिरिट और सिरप। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। जो प्रायोरिटी बेस्ड मोस्ट टाइम के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर देंगे। विच टर्म्स डिस्क्राइब अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड चार्ट पेशेंट प्रोग्रेस, ये भी नया क्वेश्चन है, आ सकता है। पेशेंट प्रोग्रेस का चार्ट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्क्राइब के लिए क्या यूज़ करते हैं, SOAP, POMR, PIE, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, SOP। नाम लिख लेना, मैं लिखवा लेता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। S फॉर सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लानिंग, ठीक है। SOP का नाम क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और प्लानिंग।
ठीक है। ये एसओपी किसकी मेथड है? एक डॉक्यूमेंटेशंस की मेथड है जिसमें जो पेशेंट का चार्ट होता है ऑर्गेनाइजली स्ट्रक्चर किया होता है, ठीक है। उसमें डेट, टाइम, टाइटल, पेशेंट्स प्रॉब्लम सब कुछ लिखा होता है। अब पीआई का भी पूछा जा सकता है, तो पीआई का लिख लो। उसमें क्या होता है? पी फॉर प्रोसेस ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशंस ऐसा उसका बोला जाता है। मीन्स ई भी तो तुम इवोल्यूशंस भी लिख सकते हो, ई फॉर इवोल्यूशंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच एक्शन शुड द नर्स टेक व्हेन प्रिपेयरिंग पेशेंट एनाल्जेसिया फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स? पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में एनाल्जेसिया लेने से पहले नर्स क्या करेगी? क्वेश्चन, द पेशेंट लिमिट द नंबर ऑफ टाइम ही प्रेस द डोजिंग बटन, आस्क द नर्स to double check the setup before the patient is, instruct the patient to administer dose only when experience pain, provide clear simple instruction to dosing if the patient is cognitively impaired। तो उसमें हम क्या करेंगे? पेशेंट्स को डबल चेक कर, कोई भी मेडिकेशंस देना हो तो उसको हम 3 बार एटलीस्ट चेक करते हैं, लेकिन आंसर के हिसाब से हमारा आंसर होगा डबल चेक द सेटअप बिफोर पेशेंट यूज़। 2 बार हमें चेक कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी के अंदर कौन कौन सा आता है? एक के छोड़ के। फेलियर टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ केयर, स्टैंडर्ड केयर्स में फेल हो जाना। फेलियर टू यूज इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर में, इक्विपमेंट में फेल हो जाना। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नेग्लिजेंसी के अंडर आएगा नहीं, वो दोनों नेग्लिजेंसी के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो नेग्लिजेंसी में टोटल 6 स्टेप आते हैं, ठीक है। कितने? 6 प्रकार की फेलियर देखने को हमें मिलते हैं। मैं बोल लेता हूँ, आप लिख लो एक बार। जिसमें फेलियर टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि फेलियर टू इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर जो दूसरा ऑप्शन है हमारा। फेलियर टू कम्युनिकेट न कर पाना। फेलियर टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से न करना, ठीक है। और इंक्लूड मेडिकल पेशेंट्स मेडिकल रिपोर्ट। फेलियर टू असेस एंड मॉनिटर, असेस और मॉनिटर में फेल हो जाना। फेलियर टू एक्ट पेशेंट्स एडवोकेट में फेल हो जाना। ये 6 नेग्लिजेंसी में आते हैं, ठीक है। याद रख लेना ये। द नर्स नोटिस दैट अ पेशेंट IV लाइन इज रेडनेस, वार्म, पेनफुल एंड स्लाइटली एडिमेटस प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द IV कैथेटर। इस डॉक्यूमेंट द पेशेंट कंडीशन विच टर्म। पेशेंट को क्या हुआ? IV लाइन है, उसमें रेडनेस, वार्म और पेनफुल देखने को मिलता है, एडिमेटस। तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शंस। ये एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें वार्मनेस आया हुआ तो इसका मतलब इन्फेक्शंस प्रेजेंट है, तो फ्लेबाइटिस हमारा सही आंसर होगा। फ्लेबाइटिस में स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, कूल स्किन वगैरह देखने को मिलता है। इन्फेक्शन की वजह से देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। इंसर्टेड साइट के आसपास वार्म दिखने को खास मिलता है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अच्छी करना और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अ नर्स एडमिनिस्टर इंट्रावेनस सॉल्यूशन 0.45 सोल्यूशन क्लोराइड इन विच कैटेगरी ऑफ फ्लूइड लॉस इन द सॉल्यूशन बिलोंग। ये 0.5 सोडियम क्लोराइड किस कैटेगरी में आएगा? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, और बोथ A and C। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? आइसोटोनिक में आएगा, ठीक है। आइसोटोनिक के एग्जांपल लिख लो। 0.9% सलाइन, ठीक है। RL रिक्टर लैंगेट आएगा और 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये उसमें आएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या आएगा? 0.45 सलाइन हाफ NS, 0.25 और 0.33 वो क्या आएगा? हाइपोटोनिक में आएगा। हाइपोटोनिक में 3% सलाइन, 5% सलाइन, 10% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज एंड 0.25, 5% डेक्सट्रोज एंड 0.9 सलाइन, वो किस में आएगा? हाइपोटोनिक में आएगा, ठीक है। इधर हमें सोडियम क्लोराइड लिखा है इसीलिए आइसोटोनिक में आएगा, ठीक है आंसर में। अगला क्वेश्चन, एलिमिनेशंस ऑफ द ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरियल स्पोर इज नोन एज। ऑल बैक्टीरियल स्पोर के साथ साथ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन, स्टरीलाइजेशन, पास्चराइजेशन और मैकेनिकल क्लियरिंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो स्टरीलाइजेशन हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
यू आर असाइन टू प्रोवाइड केयर ऑफ द पेशेंट विद न्यूट्रोपेनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स अवॉइड वाइल प्रोवाइड केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट किसका है? न्यूट्रोपेनिया का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर्स केयर के दौरान क्या अवॉइड करेगी? परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन आफ्टर ईच मील, यूजिंग सपोजिटरी और एनीमा, परफॉर्मिंग पेरिनियल हाइजीन आफ्टर ईच बोइल मूवमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसमें सही आंसर होगा पेशेंट को सपोजिटरी और एनीमा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि न्यूट्रोपेनिया का मतलब क्या होता है? जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो इसमें एबनॉर्मलिटी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या होता है? इन्फेक्शंस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ये न्यूट्रोपेनिया होता है WBC में मोस्ट एबंडेंट है। ठीक है, क्या है? मोस्ट एबंडेंट पूछा जाए WBC में तो कौन है? न्यूट्रोपेनिया अथवा न्यूट्रोपेनिक। ठीक है, ये याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन। You have administered optic solutions to an adult male patient in left ear. Which of the following actions should the nurse avoid while administering the optic solutions? तो ऑप्टिक सॉल्यूशन हमें देना है किसमें? मेल पेशेंट्स में, एडल्ट मेल पेशेंट्स दिया हुआ लेफ्ट ईयर में। तो हम क्या करेंगे? पुलिंग द ऑरिकल बैकवर्ड एंड अपवर्ड, कीप द सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, प्लेसिंग द टिप ऑफ ड्रॉपर ऑफ द एज ऑफ द ईयर कैनाल, प्लेसिंग द कैनाल इन अ साइड लाइन पोजिशंस। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो उसमें क्या आएगा कि प्लेसिंग द टिप ऑफ द ड्रॉपर ऑन द एज ऑफ द ईयर कैनाल पे हम रखेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करना है? ऑप्टिक सॉल्यूशन के दौरान अवॉइड करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करेंगे? जब पेशेंट्स में देना होता हो तो हम अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट से हम डालेंगे। ये हमें रूम टेम्परेचर पर रखना है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड रखेंगे और साइड लाइनिंग पोजीशन, ये तीनों देंगे। लेकिन हमें एज वाला ये अवॉइड करना है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा C। याद रखना, एडल्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। ठीक है, और चाइल्ड में डाउन एंड बैकवर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन। व्हेन परकसिंग द पेशेंट क्लाइंट चेस्ट द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड विच असेसमेंट डेटा इज नॉर्मल साइन ओवर दिस लंग्स। तो हम जब पेशेंट का चेस्ट का असेसमेंट या परकसिंग करेंगे तब कौन सा साउंड में नॉर्मल है? डलनेस, रिजोनेंस, हाइपर रिजोनेंस और टिम्पेनी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? रिजोनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? गेस्चर, प्रॉक्सिमस, वर्ड्स और साइलेंस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा वर्ड्स। मीन्स वर्ड्स किस में आता है? वर्बल कम्युनिकेशंस में आता है। हम रिसर्च के भी और एजुकेशन में ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो ITS में आने वाले सब। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इन सीन बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और सैडल जॉइंट। तो उसमें मेरा सही आंसर होगा सैडल जॉइंट। देखो, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस बीच में देखने को मिलता है? हिप एंड शोल्डर में। लिख लेना, हिप एंड शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, एलिप्सोइड किस में देखने को मिलता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल। ठीक है, पाइवोट जॉइंट किस में देखने को मिलता है? पाइवोट जॉइंट एटलेंटो एक्सियल में देखने को मिलता है। रेडियो इंफीरियर रेडियोल्नर और सुपीरियर रेडियोल्नर में देखने को मिलता है। और सैडल जॉइंट किस में देखने को मिलता है? स्टर्नोक्लेविकुलर में, मेलस इनकस जॉइंट में देखने को मिलता है और फर्स्ट कार्पो और मेटल कार्पल के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, हिंज किस में देखने को मिलता है? एल्बो में। ये लिख लेना, हिंज जॉइंट एल्बो में देखने को मिलता है और कॉन्डिलर नी जॉइंट में देखने को हमें मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन। एंटीऑक्सीडेंट इन विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? नियासिन, थायामिन, बीटा कैरोटीन और रिबोफ्लेविन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? बीटा कैरोटीन जो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एसिड फास्ट बेसिलस इज पैथोजेनिक? कौन सा एसिड फास्ट बेसिलस पैथोजेनिक है? बेसिलस पर्टुसिस, ऑर्गेनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, मायोबैक्टीरियम लेप्री और साल्मोनेला टाइफी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो एसिड फास्ट बेसिलाई है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेप्रोसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेप्रोसी को हम दूसरे नाम से कौन से जानते हैं? हैंसेंस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? डेप्सोन। क्या देते हैं? डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम देते हैं। ठीक है, याद रखना।
कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है, और ये पर्टुसिस के लिए होता है। चलो अगला क्वेश्चन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज। कीमोथेरेपी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर, पॉल एनलिच, मेटिंगकॉफ और फ्रैंकल। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पॉल एनलिच ने कीमोथेरेपी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। ये मेटकॉन्फी क्या है? जूलॉजिस्ट है, क्या है? मॉडर्न जूलॉजिस्ट है, ठीक है। और फ्रैंकल ने क्या किया था? डेंटल अप्लायंस किया था। और जोसेफ लिस्टर कौन है? जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जन है, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की शोध किसने की थी? ये पूछा हुआ सवाल है, एंटीसेप्टिक सर्जरी तो जोसेफ लिस्टर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजेपिन। क्लोजेपिन की साइड इफेक्ट क्या है? गैलेक्टोरिया, क्यूटी प्रोलॉन्गेशंस, फोटोसेंसिटिविटी और ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ये भी सवाल पूछा हुआ है, क्लोजेपिन की साइड इफेक्ट है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर इन एडल्ट पेशेंट विद ट्रीटेड विद क्लोरमफेनिकोल। हम पेशेंट्स को क्या दे रहे हैं? क्लोरमफेनिकोल। एडल्ट पेशेंट्स में किसके लिए हम यूज़ क्या देखने को मिल सकता है और किसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ग्रे बेबी सिंड्रोम्स, ऑटोटॉक्सिसिटी और बोन मेरो सप्रेशंस। तो किसके लिए हम यूज़ करेंगे? बोन मेरो सप्रेशंस के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट फॉर आयरन ओवरडोज। आयरन ओवरडोज का एंटीडोट कौन सा है? डिफ्रोक्सेमाइन, चारकोल, विटामिन के और प्रोटामाइन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? डिफ्रोक्सेमाइन, जो आयरन ओवरडोज का एंटीडोट है। यू विल यूज़ विच सॉल्यूशन ऑफ स्पिलेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। ब्लड का स्पिल हुआ है, ब्लड नीचे गिरा है, तो किस सॉल्यूशन से हम क्लीन करेंगे? क्लोराइड मिक्स सॉल्यूशंस, फिनोल मिक्स सॉल्यूशन, साइडेक्स और फॉर्मेलिन। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा क्लोराइड मिक्स सॉल्यूशन, जो हम 0.5 to 5% तक हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। HIV वाले में, कोरोना में, कोविड में हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। और ब्लड स्पिलेज के लिए भी हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए रिक्वायरमेंट इन इन्फेंट इज 305 मिली माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, 800 माइक्रोग्राम और 1000 माइक्रोग्राम। तो इन्फेंट में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 350 माइक्रोग्राम होगी। देखो ये 6 माइक्रोग्राम किस में ज़रूरत पड़ेगी? एडल्ट में ज़रूरत पड़ेगी। किस में? एडल्ट में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और प्रेगनेंसी में हम कितने देंगे? प्रेगनेंसी में 8 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, विटामिन ए की। और इन्फेंट में हमने चर्चा कर ली। और लैक्टेशंस में 950 माइक्रोग्राम की ज़रूरत किस में पड़ती है? लैक्टेशंस में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, वेगन आर्स डिफाइन एज दोज हु एट। वेगन्स किसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? बोथ डाइटरी प्रोडक्ट एंड एग, डेयरी प्रोडक्ट बट नॉट एग, एग प्रोडक्ट एंड नॉट डेयरी प्रोडक्ट, नाइदर डेयरी प्रोडक्ट और एग। तो उसमें हमारा सही आंसर का कौन सा आएगा? वेगन हम किसको काउंट करते हैं? नाइदर डेयरी और नॉट एग। तो डी हमारा सही आंसर होगा। वेगन मीन्स वेजिटेरियन, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? ग्रेन, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल, फ्रूट, वो सब किस में आता है? वेजिटेरियंस में आता है, ठीक है। ये दोनों वेजिटेरियन में नहीं आएंगे। कोल्ड चैन इक्विपमेंट लोकेटेड एट द रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पे कोल्ड चैन का इक्विपमेंट रखे, कौन सा रखेंगे? डीप फ्रीजर 300 लीटर, डीप फ्रीजर 150 लीटर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर और वॉक इन कोल्ड रूम। तो किधर पूछा है? रीजनल लेवल पे पूछा है। तो रीजनल लेवल पे हम क्या रखेंगे? ये बार बार पूछा हुआ सवाल है एग्ज़ाम में, तो उसमें हम रखेंगे वॉक इन कोल्ड रूम, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, वॉक इन कोल्ड रूम में हम कितने टाइम तक रख सकते हैं? तो 3 मंथ तक रख सकते हैं, ये लिख लेना, ये भी पूछा हुआ सवाल था। ईश्वरी शक्ति योजना इज एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल अंडर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, एडोलेसेंस गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS, फ्रीली एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड केयर होम स्कीम फॉर फीमेल जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा, उसमें क्या होगा कि एडोलेसेंस गर्ल्स स्कीम अंडर ICDS। ICDS मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो किशोरी शक्ति योजना क्यों स्टार्ट की थी? कि जो एडोलेसेंस गर्ल्स होती है एम पावर के लिए यूज़ की थी, ठीक है। और उसमें जो एडोलेसेंस गर्ल के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये गवर्नमेंट थ्रू स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखना किसके अंडर में आता है? ICDS के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन, एन इफेक्टिव
persons is less likely to encounter susceptible person when a large proportions of the member in the group are immune। क्या कर रहा है कि सारे जो मेंबर होते हैं लार्ज प्रोपोर्शंस वाले मेंबर इम्यून हो चुके हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कोविड में हमारा हुआ था एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी कोविड के रिलेटेड हो गए वो भी आ सकते हैं, हम जीके के लेक्चर में भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस कोड पिंक इज यूज फॉर विच कंडीशंस। तो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल इमरजेंसी सिचुएशन में कोड पिंक किसके लिए हम यूज़ करते हैं, इन्फेंट एंड चाइल्ड एब्डक्शंस के लिए, डिस्टोरियस सिचुएशंस के लिए, बॉम्ब थ्रेट नियर बाई के लिए, फायर इन हॉस्पिटल के लिए। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, इन्फेंट एंड चाइल्ड एब्डक्शंस के लिए कोड पिंक का यूज़ करते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सभी कलर की हम चर्चा कर लेते हैं, लिख लेना, मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो रेड कलर किसके लिए यूज़ करते हैं, रेड हम फायर के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, फायर के लिए। ब्लैक किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉम्ब थ्रेट के लिए ब्लैक यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लू किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ब्लू का यूज़ करते हैं। पिंक किसके लिए यूज़ करते हैं, जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन था, इन्फेंट चाइल्ड एब्डक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउन सीवियर वेदर के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर इमरजेंसी एक्टिवेशंस के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। और ऑरेंज कलर जो हैजार्डियस मटेरियल होता है और स्पिल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। येलो कलर डिजास्टर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना, ये लिख लेना सब। A patient has just given birth. The baby look healthy within expectation of giving a grimace instead of cry. Which of the would the nurse accept the obstetricians to say? ठीक है, क्या हुआ है, एक पेशेंट्स का बर्थ हुआ है, ठीक है, हेल्दी दिख रहा है, लेकिन ग्रीमेस और क्राई उसमें नहीं है। तो कितना स्कोर हम देखे थे, अपगार स्कोर इज़ 30, अपगार स्कोर 6, अपगार स्कोर इज़ 9 और अपगार स्कोर 12। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, अपगार स्कोर इज़ 9, ठीक है। अपगार स्कोर हम अपगार स्कोर कब चेक करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट पे हम अपगार स्कोर को चेक करते हैं, ठीक है। 1 मिनट पर कब करते हैं, तुरंत ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के बाद करते हैं, और 5 मिनट के बाद हम करते हैं, जब रिससिस्टेंस देना पड़ता है तब हम करते हैं। उसमें क्या क्या हम चेक करते हैं, देखो, हार्ट रेट, रेस्पिरेशंस, कलर, मसल टोन और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ये 5 चीज़ों को हम चेक करते हैं, ठीक है। और स्कोरिंग में बात करें तो 0 to 3 पुअर कंडीशन से लिख लेना है, ये पूछाएगा, आ जाएगा एग्ज़ाम में। 4 से 7 फेयर कंडीशन से और 8 to 10 गुड कंडीशन से, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हम देखते हैं, कल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट मेगा टेस्ट के साथ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट, जीके हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, और हमारे नर्सिंग के बाद तुरंत हम ये चालू कर देंगे, मिनिमम 10 मेगा टेस्ट हम कवर करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको दूसरे मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।